बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल आज मंजूर कर लिया गया, जबकि दुबई में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुलाकातों में वतन वापसी के रोड मैप पर भी सुलह मशवरा किया जा रहा है। दूसरी जानब आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, सियासतदानों की ताहियात नाअहली बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम मुलाकातें इस वक्त दुबई में जारी हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी मुलाकात मुतवक्के है और उनकी वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि कानूनी टीम से मुशावरत भी जारी है। क्या देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब के जो मसाइल थे उनका कोई हल होने जा रहा है और मुल्की सियासत में क्या बाकायदा तौर पर वापसी होने जा रही है? देखिए जी, बहुत सी रुकावटें दूर हो गई हैं इस वक्त दुबई में। पहले तो मैं थोड़ी सी ये प्लान्स चूँकि मुख्तलिफ ऊपर नीचे हो रहे हैं मुलाकातों के, तो इसलिए इस बात की तस्दीक कर लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हज पे नहीं जा रहे। जो बड़ी है ईद उल अज़हा वो दुबई में ही वो मनाएंगे और उसके बाद फिर वो जुलाई के आगाज़ में उनका इरादा है सऊदी अरबिया जाने का। ज़ाहिर प्लान्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हज के बाद। और जरदारी साहब आज जो है वो रवाना हो गए और आज रात को आज वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब कल उनकी यहाँ पे वापसी ड्यू है पाकिस्तान में। तो रात को आज यकीनन मुलाकातें होंगी और एमिरेट्स हिल्स में करीब करीब ही सबकी रहायश गाह। यकीनन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब की रहायश गाह पे उनका क़याम होगा, बल्कि है। और वहाँ पर जो हैं वो कुछ ही फासले पे जो एमिरेट्स हिल्स के इलाके में ही वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब हयात थी तो वहाँ पर उन्होंने भी अपनी रिहाइश में पे लगी थी। वहीं पर अब दुबई में क़याम होता है जरदारी साहब और बिलावल साहब, तो वो करीब एक ही इलाका है। और वहाँ पर ये है कि ये सरगर्मियाँ पॉलिटिकल बातचीत और एक वहाँ पे ज़ाहिर इस किस्म का सिस्टम है कि बिल्कुल प्राइवेसी और कोई मीडिया नहीं और बिल्कुल एक क्लोज सेटिंग बात मुलाकातें होंगी। और उसमें दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो एक्ट पास हुआ जी, और जिसके नतीजे में वो 5 साल नाअहली ख़त्म हो गई। और उसमें ज़ाहिर है कि अब आज ये भी हुआ कि आरिफ अलवी साहब रवाना हो गए हज पे और इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उस पर सादिक सिंजानी साहब साइन करेंगे और वो एक कानून बन जाएगा और ये 5 साल की नाअहली वाला मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें जो आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैं पहले एक दो बातें, क्योंकि अभी ये हुकूमत ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के वज़रा और अब वो एक सफ़बंदी ऐसी हो रही है जिसमें वो पोस्ट यानी पोस्ट चेयरमैन पीटीआई जो है वो मामलात को देख रहे हैं। और जो हुकूमत में तकरीबन तमाम इत्तेहादी हुकूमत के भी और यहाँ के पावर कॉरिडोर्स भी जो इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स और वो तमाम जो हैं वो उनको इस बात का बिल्कुल ये है कि आने वाले चंद दिनों में बहुत सख्त जो है वो इक़दाम उठाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के कायदीन, मुकदमात, सज़ाएँ तेज़ी के साथ, और ये 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और ये जो है ये अमल शुरू हो जाएगा फौरी तौर पे। अच्छा, इसमें अब जो मेरी बात हुई अभी जो कानूनी टीम बैठी है उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद देख रहे हैं उसको, और उसमें फ़रोग़ नसीम साहब जो है वो सुबह नुमाइंदगी करेंगे वज़ीर आज़म की, क्योंकि कल वो केस लगा हुआ है। 7 रुकनी बेंच कल बैठेगा दोबारा और ये 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा उस मुकदमे की जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो जस्टिस जवाद ख्वाजा और
लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से और सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी, वो जो केस है उसकी कल समाअत होगी और उस पर इंडिकेशन जो है ये दिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि वो मंगल को फैसला सुना देंगे इसका, कोई ना कोई इसमें शॉर्ट ऑर्डर या जो भी उनका। उसकी वजह यह है कि ग़ालिबन जो हुकूमत की टीम है उनसे मैंने पूछा अभी कि जी इस मुतवक्को जो समाअत है उसके बारे में हुकूमत क्या सोच रही है। तो एक तो उन्होंने कहा कि जी वो इसीलिए मंगल का ग़ालिबन कहा है कि 2 जजेस जो हैं वो उसके बाद छुट्टियों पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उससे पहले जो है वो चाहते हैं कि मंगल तक इसका फैसला हो जाए क्योंकि उसके बाद वो छुट्टियों पे जाना है। मैंने फिर ये बात पूछी, मैंने कहा जी ये अटॉर्नी जनरल साहब तो हैं लेकिन ये कि अब एक तो ये भी तरीका था कि अटॉर्नी जनरल साहब ही जाके नुमाइंदगी कर देते, लेकिन तीनों बड़े नामवर वकला फरूर नसीम साहब और इरफान कादिर साहब और शाखावर साहब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि नोटिस जारी हुए हैं ना वज़ीर दिफा को, वज़ीर दाखिला को और वज़ीर आज़म को। तो अटॉर्नी जनरल अच्छा इरफान कादिर साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा को और फरूर नसीम साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा अब जो है वो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी आपको क्या, आपका अंदाज़ा क्या है कि ये फ़ैसला जो है ये हुकूमत के हक़ में आ रहा है, यानी वो पिटीशंस जो हैं क्या वो उनको उनके ऊपर आपके फेवर में जो हुकूमत का स्टांस है फ़ौजी अदालतों के, या अगेंस्ट आने के चांसेस भी हैं। तो जो हुकूमत के जो वकला हैं उनमें 2 कम से कम उनसे मेरी बात हुई जो इन 3 शख्सियात में से, तो उनका कहना जो है वो ये है कि इस बात के कभी इम्कानात हैं कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ आ जाए, लेकिन फिर हम फ़ौरी तौर पर रिव्यू डालेंगे और रिव्यू डाल के एक लंबी डेट लेके और फिर वो मामला जो है, क्योंकि वो जज साहिबान छुट्टी पे चले जाएंगे, तो हम इसलिए इसको भरपूर अंदाज में हम इसको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ये जो है दलाइल जल्द से जल्द मुकम्मल हों। और जो ये 7 रुकनी बेंच है उमर अता बंदियाल साहब का, जिससे वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक ताजुब की बात थी कि ये हुकूमत, और वो भरपूर तैयारी के साथ इरफान कादिर साहब, शाखावर साहब और फरूर नसीम साहब और सारा अटॉर्नी जनरल, ये तमाम जो हैं ये अदालत में सुबह नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात तो ये 2 दिन की समाअत बड़ी अहम, फिर उसमें ये जो सज़ाएँ हैं उन सज़ाओं के हवाले से यहाँ पर पावर कॉरिडोर्स में ये कि वो मैक्सिमम सज़ाएँ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो कायद और कायदीन बाकी जो हैं 9 मई में वो उस तरफ मामला जा रहा है और उसमें सज़ाएँ सख्त तरीन, और उसमें फिर नाहली और इलेक्शन वगैरह फिर एक तरफ रह गया, मतलब उनके जो मेन कायदीन हैं सारे उनको सज़ाओं की तरफ वो मामला जा रहे हैं, वो फ़ौजी अदालतों में हो या इंसदाद दहशत गर्दी में हो या जहाँ पर भी, तो हुकूमत कॉन्फिडेंट है और यहाँ पावर कॉरिडोर्स में से भी यही बात आ रही है। अच्छा इसमें जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके हवाले से एक बात और यहाँ पे हो रही है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक तो वो ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका इत्मीनान तो खो चुके हैं बहुत अर्सा पहले, और वो ज़ाहिर है कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट किया। उनका कहना ये है, यानी आर्मी चीफ का, कि वो वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं तो वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल शख्सियात से क्यों मिलें, तो उनकी कोई बनता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल के कोई कौमी सलामती का इजलास हो या जो भी आईनी, तो वो बनती नहीं है बात। तो वो उसकी वजह से ये हुआ कि अच्छा पहले जो है वो अस्करी क़यादत के साथ जो है, यानी बाजवा साहब के साथ मुलाकातें करवा दी थी, हो गई थी आरिफ अलवी साहब की तवस्सुत से, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं हो पा रहा। तो आरिफ अलवी साहब जो है उनकी पोजीशन बड़ी अजब है इस वक्त कि वो हुकूमत का कॉन्फिडेंस भी खो चुके हैं, हुकूमती इत्तेहाद का भी, और वो जिस जमात के वो सदर उसका भी वो खो चुके हैं। और अब ख़ास तौर पे जो जिस तरह से फैसले वो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जैसे बिल के ऊपर फौरी तौर पे साइन कर दिए, अब वो चले गए हज पे, तो कितने दिन के लिए गए हैं, कितने लोग साथ हैं,
उनके उसके ऊपर कोई हुकूमत भी नहीं बात कर रही, मतलब खामोशी छा गई। ये तो एक बात जो यहाँ पे हुकूमती हलकों में है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब चूँकि एतमाद खो चुके हैं अपनी जमात का, इसलिए और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस वक्त, तो हम उनको एक हुकूमत ये कह रही है कि हम उनको एक बाइज्जत वे आउट देने का सोच रहे हैं, बहुत ही बाइज्जत वे आउट। और वो बाइज्जत वे आउट जो है वो फिर ये होगा कि वो अपनी मुद्दत से पहले इस्तीफ़ा दे दें, यानी वो जुलाई में कहीं आने वाले चंद दिनों में यानी वापस आए हज से तो अपने उहदे से वो अलग हो जाएं, वरना उनकी इम्पीचमेंट और उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तहरीक इंसाफ समेत। तो बेहतर ये होगा कि वो अलग हो जाएं। और फिर उसके बाद एक और बात भी यहाँ पे ज़ेर बहस है, वो ये है कि इसी पार्लियामेंट से ये जो भी असेंबली की शक्ल है, इसमें कानूनी मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि KP में और पंजाब में असेंबलीज नहीं हैं। कोई रास्ता ऐसा मिले कि इन असेंबली से अभी यानी इलेक्शन में जाने से पहले सदर का इलेक्शन हो जाए, यानी एक आइडिया फ्लोट कर रहा है यहाँ पे। और वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगस्त में अगर असेंबलीज डिसॉल्व करनी है और एक पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हो रहा है ना कि कौन कहाँ पे होगा कैसे होगा, तो वो ये है कि ये सदर जो हैं सितंबर में जाना है। तो मतलब ये उनसे गुजारिश की जाए कि जी अब आप तो मतलब किसी साइट पर भी आप, हाँ तो आपको हम एक तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चले जाएं, तो वो चले जाएंगे। हुकूमत की कैलकुलेशन ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो बस सब एक मतलब ज़ाहिर है जिस जमात से उनका ताल्लुक़ था वो जमात ही इस वक्त बड़े मसाइब का शिकार है। अच्छा, तो पावर शेयरिंग फार्मूला में अब यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी अहम डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये है कि वो पोस्ट जो प्लान हो रहा है वो हो रहा है इस तरह से कि पोस्ट यानी बादज चेयरमैन, बादज नाहली और सज़ा चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म PTI, अच्छा, और उनके कायदीन भी। और अब जो है वो क्या फार्मूला बन रहा है आगे का, मैंने कल भी बात की थी और मैं जाहिर है कि इसमें यही है कि नवाज शरीफ साहब ने जो सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी का इनपुट लिया होगा डिटेल्ड, तो वो मरीम नवाज साहबा का लिया होगा, ठीक है। और मरीम नवाज साहबा का लिया होगा डिटेल, और उसके बाद फिर यकीनन इसाक डार साहब का लिया होगा, लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज साहबा ने उनको, अच्छा मेरा ख्याल है शायद खान अब्बासी साहब की कोई ज़्यादा अच्छी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई। शायद खान अब्बासी साहब की उसकी वजह ये है कि देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए उनके सामने मरीम नवाज साहबा है ना, और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो ज़ाहिर है PDM के अंदर सारी जो एक जलसे और ये और वो सारा उनकी सियासी जानशीन भी हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं अभी जो मुस्लिम लीग नून के हल्के बता रहे हैं, वो ये है कि ये नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनने का भी वो आना तो है, उन्होंने वापस वज़ीर दिफा ने भी कहा है, या ये है कि वो मरीम नवाज साहबा को आगे करें, ये इम्पोर्टेंट बात है। और अगर उनका मामला यानी फ़र्ज़ करें कि उनकी ये अदालत में पिटीशन ऊपर नीचे हो रही है आगे पीछे, उस वक्त तक फैसला नहीं हो पा रहा, कोई डेट्स आगे पीछे, तो उस सूरत में फिर मरीम को वो ठीक है मरीम नवाज साहबा को आगे करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर फिर ये पावर शेयरिंग फार्मूला ये कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात हुई, तो अब चूँकि वो कहते हैं ना कि आमने सामने अब वो, और पीपल्स पार्टी के अंदर जो एक इस वक्त एक यानी अगर आप पूछें ना कि नवाज शरीफ साहब के सामने सबसे ज़्यादा कौन है, यानी पॉलिटिकली वो किसको समझते हैं कि ये हटना चाहिए, तो वो है तहरीक इंसाफ। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से पूछे ना तो उनके सामने तहरीक इंसाफ पहली प्रायोरिटी नहीं है, उनके सामने ये प्रायोरिटी है कि तहरीक इंसाफ किसी तरह उसका वोटर हमारे साथ आ जाए। तो पंजाब, क्योंकि एक बात बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सुनी कि जी ये तो सुकड़ के अब सिंध में रह गए हैं और पंजाब में तो है ही नहीं, तो पंजाब में बाहर सूरत
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक ऐसा मौका है जिसमें देखें सामने बात करना, सब बयानात और ये और वो सब, लेकिन चूंकि अब एक इलेक्शन वाली चीज़ आ रही है ना, तो गिव एंड टेक वाला हो रहा है कि भाई एक मिनट, पहले बात तो ये कि आरिफ अलवी चले जाते हैं तो सदर कौन होगा, ठीक है। अच्छा सदर कौन होगा, अब सदर मौलाना साहब भी हो सकते हैं, जरदारी साहब भी हो सकते हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब का मामला अगर ख़त्म हो जाता है, वो उनकी यानी वो सज़ा और ये मामला कानूनी उनके जो भी इश्यूज़ हैं, हिफाजती ज़मानत नहीं, वो वापस आके सरेंडर होंगे और फिर उसके बाद पिटीशन जाएगी, जो उनके कानूनी टीम एक बात कर रही है कि वो वहाँ से डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि जी ये इनको वापस आके इनको ज़रूरत है इलाज की, और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो सारा प्लान कर रहे हैं। लेकिन इशू जो है वो ये है कि ये फार्मूला भी तय हो जाएगा कि सब ये किस तरह से सब बंदी कैसे होनी है, और असल जो बात है वो ये है कि अच्छा इसमें फिर वही जहांगीर तरीन साहब और यानी अब वो जो हैं वो ये देख रहे हैं कि इनमें से कौन, क्योंकि कुछ भी हो इलेक्टेबल्स जो हैं वो बहरहाल उसकी सियासत तो है, अब जो भी कहें इलेक्टेबल। अच्छा जब इधर से लोग यानी कम वोट ही पड़े लेकिन इलेक्ट तो होना है ना लोगों ने, चाहे वो लोग ना जाएं बाहर ये हो, लेकिन बहरहाल एक वोटर तो है। बिल्कुल। अच्छा तो वो अब उसमें ये है कि उनका वोटर तो मौजूद है, अब वो उसमें वो डिले हो गया है। यानी जहांगीर तरीन साहब की तरफ से वो एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जी। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम सुन रहे थे बहुत दिनों से कि उसमें वो मंशूर का भी ऐलान करेंगे और बहुत से लोग साथ होंगे, और वो सारा इसलिए रुक गया कि यहाँ पर जो होता ना पुराने खिलाड़ियों की वापसी हो गई, तजर्बा मुकम्मल तजर्बे के साथ, ठीक है ना। तो अब चूंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना, तो इसमें फिर वो सारे जो है ना वो साइड पे देख रहे हैं कि किस तरफ जाना है भाई, क्या करना है आगे, क्या मामला है। अच्छा अब इसमें जो है तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सदर का भी इलेक्शंस का भी कि इलेक्शंस कब, और क्या ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी यकीनन सोच रहे हैं कि क्या उमर अता बंदयाल साहब की बतौर चीफ जस्टिस, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब का जो है वो एक चीफ जस्टिस साहब का इशू नहीं है, इशू जो है वो मतलब ज़्यादा जज साहिबान जिनको बदकिस्मती से मतलब वो हम ख्याल या जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो वो मतलब वो काफ़ी जजेस हैं, तो सारे जजेस जो हैं वो उनकी मौजूदगी में फिर वो कैसे उसकी टाइमिंग्स और वो सारा मामला जो है वो तय करना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बहरहाल आना है। अच्छा नवाज शरीफ साहब को मैं आपको बताऊँ, वो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बहुत सारे लोग उनको किसी चीज़ से कर रहे हो ना, ऐसे करें यूँ ये वो सारे मशवरे दे रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब के सारों के मशवरे एक तरफ डाल के वो अकेला फैसला कर सकते हैं, अच्छा ये आप सारे इधर बैठ के करो मैं उठ के उधर, मतलब नवाज शरीफ साहब के अंदर ये जो है ना वो मतलब मशवरा लेंगे ज़रूर, तो उनका फैसला जो है ना वो उनका अपना होगा, ठीक है। तो वो पहले भी जब ये हुआ था, जब वो वतन वापस आए थे, तो उस वक्त भी बात चल रही थी कि लोग उनको रोक रहे थे अब ना जाएं गिरफ्तार, लेकिन वो उन्होंने कहा, मरीम नवाज साहब ने कहा चले, उन्होंने कहा चलो, तो वो आए और गिरफ्तार हो गए। तो वो उनके अंदर जो है ना वो ये ऐसी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सुनते सबके मशवरे हैं, लेकिन फैसला अल्टीमेट उनका अपना होता है। उनके अंदर वो ख़ास किसी वक्त एक फैसला कर लिया ना, तो उन्होंने अगली सीट बुक कराओ और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वाली नवाज शरीफ साहब के अंदर मामलात हैं। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें ना, तो अब इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब बाकी जो शख्सियात हैं वो सारी एक सेकेंडरी रोल हो गया है सबका, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो जाएंगे तो मरीम नवाज साहिबा की पॉलिटिकल शुरू होगी, पॉलिटिकल नहीं वो शुरू होगा ना, जाती उम्र सजेगा ना। अभी तो वज़ीर आज़म हाउस तो ये तो आगे पीछे 85 अरकान और ये, अब वो रियल पॉलिटिक अगर मरीम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब ने करनी तो उसके लिए जाती उम्र ज़रूरी है कि मरकज़ बने। लेकिन डॉक्टर साहब शहबाज शरीफ साहब पसंदीदा शख्सियत हैं? नहीं वो शहबाज शरीफ साहब पसंदीदा तो हैं, लेकिन अपनी इनिंग्स खेल गए ना, वो उनकी इनिंग्स हो गई। तो वो तो जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बैठेंगे तो वहाँ जरदारी साहब ये तो नहीं कहेंगे ना कि मियाँ साहब ऐसा करें कि शहबाज शरीफ मेरा वज़ीर आज़म इसी को रहने दे। वो तो अब तो मतलब दोनों बिल्कुल खुल के आमने सामने बात हो रही है ना, और उसमें अब ये स्टेट बात होगी कि अदालतों के साथ क्या मामलात हैं, अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। ये अभी अगले 2 दिनों में इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को अलग किया है, ये पॉलिटिकल फैसले छोड़े हुए हैं, ये कब ऐलान करते हैं, अगस्त में, पहले आगे पीछे दाएं बाएं। बजट के ऊपर भी वहाँ पर बात हो रही है, यानी बजट IMF चूँकि अभी तक वो मतलब है कि 412 अरब रुपए के टैक्सेस के बावजूद चूँकि IMF खामोश है,
तो इन्हीं दिनों में यहाँ पर ये जो रहनुमा हैं, यानी उसमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सारे इस मामले को भी हैंडल कर रहे हैं कि वहाँ पे जो यूएई और सऊदी अरेबिया और IMF और इसको भी इन्हीं दिनों में निपटाएं। तो ये जो मामला है इसको भी ये शख्सियात उसमें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं कि IMF के साथ ये जो अरब ममालिक, बरादर ममालिक के इशूज़ हैं, और ये वो मामला है जो उसके हल होने की ये वजह है क्योंकि पॉलिटिकल हैवी वेट पॉलिटिकल प्लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त और बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज फैसल वाउडर साहब की जानिब से भी यही कहा गया है कि इम्कानात है कि इलेक्शन का हिस्सा ना हो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शायद जो है वो PTI भी ना हो, तो क्या समझ रहे हैं कि क्या मामला सेटलमेंट की तरफ? नहीं, किसी सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहे। ये पावर कॉरिडोर जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो बात हो रही है वो यही हो रही है। आगे क्या होता है अब वो तो हम नहीं जानते, लेकिन बात इस वक्त तक यही हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी जो बात यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि एक अब इसको म्यूटिनी कहा जाए, जो कल भी मैं कह रहा था कि इसको म्यूटिनी कहा जाए या इसको कुछ सिविल वॉर का नाम दिया जाए, लेकिन जो भी इसको नाम दिया जाए, ये वैगनर ग्रुप जो है उसके प्रिगोजिन वो कोई 125 किलोमीटर दूर मॉस्को से पहुँच गए थे। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी कहीं लड़ाई नहीं हुई, उनको यानी कहीं रास्ते में जो रेड आर्मी है उन्होंने रोका नहीं कहीं, रशियन आर्मी ने। तो वो जो पहुंच गए वहाँ पे तो उन्होंने अचानक ये कहा कि अभी तक तो खून नहीं गिरा, लेकिन इसके बाद जो है वो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनकी तरफ से मुदाखलत हुई है और बात की गई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी और हमारे साथ, मेरे साथ भी, और उसके बाद जो है वो ये फ़ैसला हुआ है कि यहाँ से वापसी इख्तियार की जाए। और वापसी की जो फिर कंडीशन सामने आई वो ये सामने आई कि उनके ख़िलाफ़ तमाम जो यानी जो मुकदमात या इल्ज़ामात हैं उनके ख़िलाफ़ वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो जो हैं वो निकल जाएंगे बेलारूस में और अपनी ज़िंदगी बेलारूस में गुजारेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि बेलारूस के जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री, हम जानते हैं बेलारूस को। बेलारूस लैंडलॉक कंट्री 91 में सोवियत यूनियन से, जब सोवियत यूनियन तहलील हुआ तो ये भी अलग हुआ। और एक तरफ इसके जो है वो रशिया, एक तरफ पोलैंड, यूक्रेन, बहुत बड़ा बॉर्डर यूक्रेन के साथ, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है, और लैंडलॉक कंट्री। ये 91 में अलग हुआ और 91 में अलग होने के बाद ये हुआ कि इनका 94 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और 94 में इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही थे। यानी वही 94 से लेके 2020 से यूरोप के सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक अगर कोई सदर हैं तो वो ये हैं। और ये उससे पहले सोवियत आर्मी में भी थे और ये इतना इनका क्लोज रिलेशनशिप है। और ये नेटो की एक्सपेंशन से लेके यूक्रेन की जंग के ये बहुत करीब, इनके कई दफ़ा ज़ाहिर इलेक्ट हुए हैं उसके बाद, तो इनको पुतिन की बहुत हमायत हासिल रही। और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो उन्होंने यकीनन बेलारूस की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2020 का उसमें हमायत की। और बेलारूस वो मुल्क है जहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद हैं और रशियन, बेलारूस की फ़ौज भी और रशियन फ़ौज भी यूक्रेन के अगेंस्ट। अब ये जो बात है ये थोड़ी सी एक ट्रिकी बात है कि ये जो वैगनर ग्रुप के सरबराह हैं प्रिगोजिन, इन्होंने इनको क्या गारंटी दी कि ये अपनी ज़िंदगी जो है ये गुजारेंगे जाके बेलारूस के अंदर और इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे। और इनके जो बाकी वो लोग जो इनके साथ थे, यानी जो मॉस्को की तरफ मार्च कर रहे थे, वो यहीं पे रहेंगे रशिया में ही, लेकिन उनको आम माफ़ी दे दी जाएगी। और जो लोग अपनी बैरिक्स में थे
या जो लोग अफ्रीका में थे, या वैगनर ग्रुप के जो लोग, कोई माली में है, कोई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है, कोई लीबिया में है, कोई सीरिया में है, ये वैगनर ग्रुप एक तरह से तहलील हो जाएगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो लोग हैं ये नए मुआहदे करके ये मर्ज करेंगे अपने आप को रशियन आर्मी के अंदर। ये मुआहदा है। अच्छा, अब इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये, मैंने आपसे कहा ना कि इसमें ये एक अजीब भोंडी सी, इसको आप म्यूटिनी कहें या देखें इसको मतलब है कि वैसे तो ये होता है ना अमूमन कि जी कहीं फ़ौज आ गई तो सिविलियन हुकूमत, जैसे बहुत से मुल्कों में होता है, तो फ़ौज आ गई तो जमहूरी हुकूमत चली गई। या ये होता है कि सूडान के साथ हम मिलाएं तो सूडान में तो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल थी ना कि एक ऑफिशियली उमर बशीर ने उसको पोजीशन दे दी थी जनरल हमीती को, और साहब ने जनरल बुरहान फौज के, और फिर दोनों इकट्ठे लड़े थे दारफोर में। तो फिर वो दोनों ने ही सदर का तख्ता उल्टा था, दोनों उस काउंसिल में आ गए थे, फिर दोनों की लड़ाई हो गई। तो वो एक अलग है सिनेरियो। यहाँ पर ये हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर एक ओलिगार्क, अच्छा ओलिगार्क ये होते हैं कि मतलब ये ओलिगार्क मतलब यूनान एरिस्टोटल की एक टर्म है ओलिगार्क, ये ओलिगार्की, जो सबसे पहले शायद वो एरिस्टोटल बताता है कि जी वो स्पार्टा जो थी कदीम यूनान में, वो और उनके सामने जो एथेंस में जो मतलब एथेंस सामने था और इधर स्पार्टास थे, तो स्पार्टा जो थे वो ओलिगार्क थे। ओलिगार्क का मतलब ये है कि चंद अमीर तरीन लोग, ठीक है, चंद लोग जो कि यानी चंद लोग, अमीर नहीं, चंद लोग। इसमें और प्लूटोक्रेसी में बड़ा थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज़ प्लूटोक्रेसी का मतलब ये है कि वहां पर चंद अमीर लोग हुकूमत करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओलिगार्की में ये होता है कि चंद लोग जो अमीर भी हो सकते हैं और जो है वो बासर भी हो सकते हैं। यानी अमीर होने के साथ साथ यानी ये भी हो सकता है कि वो मतलब हाँ किसी मतलब कुछ और हों, कोई और नोटेबल्स हों और वो हुकूमत के अंदर फैसला साजी की पावर रखते हों। और वो जो तर्ज होता है वो नोम चॉम्स्की जो है ना, वो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसको वो डेमोक्रेटिक ओलिगार्की कहता है। ठीक है। वो कहता है बल्कि प्लूटोक्रेसी, सॉरी, वो कहता है यहाँ पे अमीर लोग जो हैं ये फंड इकट्ठा करके, और ये एक तरह से ये प्लूटोक्रेसी है। तो एनीवे, तो अब ये कि ये ओलिगार्क्स, ये सोवियत यूनियन टूटा तो ओलिगार्क्स बन गए, यानी बहुत से लोगों ने एकदम से लिबरलाइजेशन शुरू हुई ना, मार्केट इकोनॉमी खुली तो वो अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बना लिए। और उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि गोर्बाचोफ के बड़े करीब, फिर येल्सन के बहुत करीब आ गए, बोरिस येल्सन के, और उनके इलेक्शंस में उनके साथ रहे। और आपको पता है ना कि एक बगावत गोर्बाचोफ के खिलाफ भी हो गई थी। गोर्बाचोफ अच्छा। के हाँ, ये रशिया में बड़ी पावर की, जब ये सोवियत यूनियन टूट रहा था तो उस वक्त गोर्बाचोफ के खिलाफ केजीबी और उनके जो नायब सदर थे उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी की जो 2 दिन तक जारी रही थी, गोर्बाचोफ अरेस्ट हो गए थे, लेकिन जो नए सदर इलेक्ट हुए थे वो बच गए थे, और उन्होंने फिर गोर्बाचोफ को बचाने के लिए लोगों को सड़कों में निकाला, वो बोरिस येल्सन थे। तो 2 दिन के लिए वहां पर गोर्बाचोफ के अगेंस्ट जो है वो एक म्यूटिनी आप कहें। और उसके बाद ये हुआ था कि वहाँ पे जो वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने जब ये नाकाम हो गई थी तो वज़ीर दाखिला ने खुदकुशी कर ली थी अपनी बीवी के साथ। ये 91 का वाक़या है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को लंबी सज़ाएं हुई थी, और उसमें जो सज़ाएं थी उस केजीबी का सरबराह भी था, तो केजीबी उसके बाद डिसॉल्व हो गई थी, केजीबी को ख़त्म कर दिया गया था। एनीवे, ये जो है इसको क्या नाम दिया जाए, लेकिन एक ओलिगार्क ये ज़रूर, ये प्यूटिन के दौर का ओलिगार्क है ना, ये जो उनका शेफ है, ठीक है ना, और जिसको वैगनर ग्रुप बना के दिया, और जिसको प्रिगोजिन। अब ये जो पिछले साल ये हमारे सामने लिस्ट आई ना, जब ये कि ओलिगार्क्स अभी भी मौजूद हैं, बिलियनर्स ऐसे हैं रशिया के जो कि दुनिया भर के अंदर जो है उनकी दौलत है, कहीं होटल्स हैं, कहीं उन्होंने कश्तियाँ ख़रीदी हुई हैं, कहीं कुछ किया हुआ है, और ये पूरी लिस्ट हमारे सामने आई कि ये जनाब इन मुल्कों में मौजूद हैं। और ये जो हैं ओलिगार्क्स, ये देखें ना, ये रशियन बिलियनर्स। लेकिन ये होता है कि ये चूँकि ये फिर ब्लैकमेल बड़े आसानी से होते हैं ना, क्योंकि किसी की दौलत अमेरिका में पड़ी है, किसी की कहीं पड़ी हुई है, तो ये फिर आसानी से ये पकड़े भी जाते हैं, इनकी दौलत भी जब्त हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मिसाल है वो कोर्दोकोव्स्की की है, ठीक है, मिखाइल कोर्दोकोव्स्की। ये जो हैं ये प्यूटिन के दौर में ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये फोर्ब्स की लिस्ट पे 15वां नंबर था अमीर तरीन लोगों में दुनिया की, और इनको चंद साल की सज़ा हुई। उसके बाद ये रशिया छोड़ के चले गए, प्यूटिन ने माफ़ किया इनको 2012-13 में शायद, ये रशिया छोड़ के चले गए। अभी अमेरिका में कहीं
ये जो है ये थिंक टैंक्स वगैरह को चलाते हैं, और जब भी कोई रशिया के ऊपर बात करनी होती है तो ये लेक्चर देते हैं आके, और दैट्स इट। तो ये ओलिगार्क्स जो है ना ये बड़े एक यानी कमज़ोर होते हैं क्योंकि इनका पैसा बाहर, और ये अब ये देखें ना इस ओलिगार्क ने क्या किया है, एक और ओलिगार्क का खात्मा हुआ है। हाँ। जो प्यूटिन के दौर का ओलिगार्क था, प्यूटिन ने ही उसको बनाया और आखिर में वो उसने प्यूटिन को, अच्छा अब यहाँ पर जो इसको यानी ज़ाहिर है कुचल तो दिया है, ये वैगनर ग्रुप डिज़ोल्व हो गया एक तरह से। ये मुझे नहीं पता कि उसकी जो डिमांड थी कि जी वज़ीर दिफा को हटाया, जैसे ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे वो वापस गया बंदा, क्योंकि बेलारूस में अगर आप पनाह लेते हैं तो वो तो प्यूटिन का ही, अब बेलारूस तो एक मिनट में प्यूटिन के, अच्छा तो बेलारूस, और इसमें यानी कौन सी थर्ड फोर्स ऐसी थी जो, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया देखिए प्रेसिडेंट बाइडन ने खामोशी इख्तियार की, ये तो मामला इतना ख़तरनाक हो गया था कि प्रेसिडेंट बाइडन ने, नेटो ममालिक ने, सब ने इस वक्त खामोशी इख्तियार की इस वक्त कि ये क्या होने जा रहा है किसी को नहीं पता। और ख़ास तौर पे वो जो उनके जो मार्क मिली थे वो भी ट्रैवल उन्होंने करना था जॉर्डन इसराइल, वो पोस्टपोन किया, ठीक है। जैक सुलिवन ने ट्रैवल करना था डेनमार्क, वो पोस्टपोन किया, उनका जो वार्ड रूम है उसको उन्होंने सिचुएशन रूम बना दिया। अब इसमें वाइट हाउस में, और वो मॉनिटर करते रहे सारी चीज़ों को, बाद में उन्होंने कहा कि हम इसको, हमारे पास जून से इतला थी कि ये बगावत पक रही है, लेकिन ये इसका उसका आखिर में जाके वो सारे इस बात पे परेशान हो रहे थे जो कल हमने बात की थी कि ये न्यूक्लियर किसके हत्थे लगेगा, ये न्यूक्लियर। लेकिन जो इस बगावत की नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कहीं प्यूटिन का इनर सर्कल नहीं हिला, यानी प्यूटिन का कोई एक करीबी शख्स टूट के वैगनर ग्रुप से नहीं मिला। सीरिया में हो गया था, या जो बशर उल असद की बहुत बड़ी उसके जो साथी थे वो टूट के चले गए थे उस तरफ, ठीक है, और उन्होंने जाके वहाँ तो खैर रिवाज नहीं है, वरना वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिवाज तो पाकिस्तान में है ना, तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम तो नहीं पहचानते बशर उल असद को, लेकिन वो टूट गए थे बाकायदा, और एक मुतबादिल उन्होंने हुकूमत कायम कर ली थी जो कि नहीं चल सकी। लेकिन यहाँ ना कोई आर्मी का जनरल टूटा, प्यूटिन का इनर सर्कल इंटैक्ट रहा, उसकी वजह से ये, लेकिन आखिर ये नाकाम हो गई, और उसके बाद वो सारे अलर्ट होके वो मॉस्को को बचाने के लिए वो फिर ऑनस्लॉट के लिए जवाब तैयार होते, ब्लड शेड होता। तो अब ये जाहिर है कि प्यूटिन इसमें एक कमज़ोर पोजीशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मतलब बेलारूस के प्रेसिडेंट से बीच में मीडिएशन, उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, वो चाइना गए हैं और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, और चाइना यकीनन इसको देख रहा है सारे मामले को। अमेरिका ने इस दौरान खामोश रहना मुनासिब समझा। अब उन्होंने कहा है कि हम, क्योंकि प्यूटिन अब कैसे रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर, प्यूटिन ने अभी तक ये नहीं कहा कि इसके पीछे, इस ओलिगार्क के पीछे कोई कंस्पिरेसी थी, लेकिन वो ओलिगार्क जो है, ये जो वैगनर ग्रुप का सरबराह, ये पिछले कई दिनों से यूक्रेन की फेवर में बयान दे रहा था। तो ये बात अभी तक प्यूटिन ने बात तो नहीं की ओल्ड प्लेबुक के इस साजिश के पीछे कौन है, लेकिन अगर वो प्यूटिन, और इसीलिए सब खामोश हैं कि वो इस साजिश के पीछे क्या कहते हैं, कोई अमेरिका है, नेटो का मुल्क है, कौन है, क्या है, और वो क्या प्लान था आगे, क्या मंसूबा था, तो वो खामोशी है। और मेरे ख्याल से, लेकिन ये जिस तरह से एंड हुआ है ना, ये अभी इसमें आगे क्या होना है, हाँ, मतलब है कि अभी सामने आएंगी चीज़ें, और उसमें ये सामने आएगा कि वैगनर ग्रुप अगर ख़त्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, हाँ, तो उसके नतीजे में, और ये जो पार्डन मिला है, ये जो इस एग्रीमेंट की गारंटी के बेलारूस ने ली है, मतलब ये बात बड़ी एक समझ से बाहर है। और वैगनर ग्रुप अगर डिसॉल्व हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि हर जगह पर रशियन फौज को खुद जाना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर। देखिए प्राइवेट मिलिट्री की मौजूदगी कुछ और होती है, अफ्रीका में, सीरिया में, इधर अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ चले जाते हैं और वहां जाके रजिस्टर हो जाते हैं तो प्रॉपर वो ग्रुप होगा, फिर एक सिनेरियो डिफरेंट बनता है ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जी, रूसी फौज खुद मौजूद है, खुद लड़ रही है, खुद यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।